This is an ABP Life podcast. एग्रीकल्चर में रिवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो 1960 से हमने देखना ये शुरू किया है. रिमेंबर ग्रीन रिवोल्यूशन, बचपन से ही पढ़ते हम सब आ ही रहे हैं. और ये सिलसिला तब से जो शुरू हुआ है आज तक बरकरार है. एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वन मोर रिवोल्यूशन एंड इनोवेशन इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर. हमारे साथ में यहाँ पर जुड़ चुके हैं, मैं कहना चाहूंगी, टू एग्रीप्रीनियर्स, टू सीरियल प्रीनियर्स, ऋतुराज शर्मा एंड उत्कर्ष श्रीवास्तव. वेलकम टू एबीपी लाइव पॉडकास्ट, जो कि फाउंडर्स हैं ग्रुपिटल के. यस, ये इन्होंने ही फाउंड करी है, इन्होंने ही बनाई है, जिसका एक ही एम है कि इंडिया में फूड सप्लाई जो है इसकी सस्टेनेबिलिटी इंश्योर की जाए. और इनका एक मिशन भी है, इंडिया को भारत से जोड़ना. आखिर ये क्या है, कैसे किया जा रहा है, इन सब के बारे में ही आज हम बात करने वाले हैं. हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ क्रैकिंग कॉन्वर्सेशंस. मैं मानसी हूं आपके साथ में एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर, एंड आई एम इन कॉन्वर्सेशन विद मिस्टर ऋतुराज शर्मा एंड उत्कर्ष श्रीवास्तव. वेलकम टू एबीपी लाइव पॉडकास्ट. कैसे हैं आप दोनों? All good. All good. Okay, तो सबसे पहले बिफोर वी टॉक अबाउट ग्रुपिटल, आपका ये फाउंडिंग कंपनी, मैं चाहूंगी कि आप लोगों को अपने बारे में बताएं कि ये जो फाउंडर तक पहुंचने की जर्नी आपकी रही है, ये कैसी रही है. स्टार्टिंग विद यू उत्कर्ष. So we have been batchmates of IMT. Okay. We did MBA together. And then we did job for 1.5 year. And then we started another company in 2014. Okay. Which got closed in 2015 because we were pretty naive. And then I started a lot of work with this fintech space in Okay. Gurgaon itself. And Okay. later on, he came up with this idea in 2020. We met again, we sat down again, and we brainstormed that how agriculture can be created a fintech. And that's how we started and joined this Gropital. वाओ. एंड नाउ उत्कर्ष, योर टर्न. आपसे जानना चाहेंगे, सभी को बताएं कि यहाँ तक पहुँचने का सफर कैसा रहा है आपका. So आप ऐसे कह सकते हैं कि it all started 6 years back. ओके. मैं उससे पहले कुछ हम दोनों ने पहले साथ में किया था. Then he started his own job. मैं सोलर इंडस्ट्री की तरफ मूव किया. ओके. तो आप वहाँ से बोल सकते हैं फिर मैं जमीन से जुड़ा. अरे वाह. सोलर से काम करते करते. And I started realizing that there is a huge potential. जो land areas unoptimally या फिर non सब optimal utilized पड़े हुए हैं. There are multiple people who have good ample amount of money and lands with them. ओके. वहाँ से करते करते मेरी एग्रीकल्चर जर्नी शुरू हुई. हमने हाइड्रोपोनिक्स से शुरुआत करी थी because that was the fad back then. Still people feel and I Okay. also feel that is the best technology available. बिना Okay. मिट्टी के आप ग्रो कर पा रहे हो. जी. हमें नेशनल लेवल अवार्ड मिल गया जयपुर की गर्मी में स्ट्रॉबेरीज ग्रो करने के लिए. अरे वाह. So that was like the eye opening thing for me कि इसमें कुछ तो दम है. Congratulations. Thanks, thanks. तो इस चीज में कुछ तो दम है. मतलब coming from a non agriculture background, I am finance marketing and he is also from that. ओके, सो आप दोनों एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड के थे ही नहीं. अरे अरे, उसके बाद आप लोग इधर आ गए. हम कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हैं, फाइनेंस मार्केटिंग में एमबीए किया. इंजीनियर कुछ भी कर सकता है, ये आपने प्रूव कर दिया. So that's how it all got started. हाइड्रोपोनिक्स से करते करते हमें समझ में आया कि जमीन में भी कुछ चीजें हो सकती हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जा सकता है. So we started finding out the right use cases. खेती तो सभी लोग कर रहे थे. There are multiple. आज इंडिया की आधी पॉपुलेशन खेती करती है, right? So we also thought कि हम भी कर तो पा रहे हैं, but process optimizations और ये सब चीजें कैसे करें. बस वहाँ से बनता गया, बिजनेस बन गया, फिर हमारा फिर हम फाउंडर्स हो गए. फाउंडर्स हो गए. करेक्ट. Earlier we were computer engineers, then we become financial engineers. So today we are financial engineers over agriculture. Yes. So now I would like to talk about Grupital, कि ये Grupital है क्या, और अगर आप साथ में ये भी बताएं कि ये एग्रीकल्चरल इन्वेस्टमेंट्स क्या होते हैं. So पहले समझते हैं ग्रोपिटल क्या है. ये एक प्लेटफॉर्म है जिसमें हम अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं एज अ ले पर्सन हर आदमी को कि वो एक पैसिव फार्मर बन सके. ओके. राइट. एवरीबॉडी इज इंट्रिग्ड बाय दिस थिंग कि एग्रीकल्चर अच्छा है बुरा है बिकॉज़ दे आर लाइक मिक्स्ड थॉट्स. राइट. कोई सोचते हैं कि एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा मतलब इट इज लाइक अ वेरी ग्लूमी फील्ड, रिटर्न्स आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, बट देयर इज अनदर एस्पेक्ट ऑफ इट. यू कैन सी मेडिसिनल प्लांट्स ग्रोइंग ऑन, यू कैन सी अल्फेंसो मैंगो उग रहा है कहीं पे, कोकोनट्स आ रहे हैं साउथ से. सो इट्स लाइक अ वास्ट फील्ड. एग्रीकल्चर जैसे आपने बताया 1960s में है, बट आई बिलीव ये तो 10,000 साल पुरानी इंडस्ट्री उससे भी. हाँ. सो इट्स लाइक वो तो बहुत सबसे ओल्डेस्ट बिजनेस एग्रीकल्चर है. बिकॉज़ ऑफ दैट ओनली ह्यूमन सिविलाइजेशन एस्टैब्लिश हुई. बिल्कुल. सो सिस्टम्स बनते गए. हम ग्रोपिटल में लोगों का इन्वॉल्वमेंट चाहते थे कि एग्रीकल्चर से जुड़े. जी. देन केम अप द एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट. सो यू शुड नॉट से इट एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट. हर बिजनेस एक इन्वेस्टमेंट ही होता है. हमने सिर्फ इसको एक टर्मिनोलॉजी दे दिया
वी केम अप विद अपॉर्चुनिटी कि आप एफडीज में इन्वेस्ट कर रहे थे, स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट कर रहे थे, हमने सोचा एक अपॉर्चुनिटी एग्रीकल्चर में क्यों नहीं एग्रीकल्चर करें? में भी की जाए। हमारे लिए तो बिजनेस ही था, करनी खेती थी, अभी भी प्रोड्यूस जमीन से ही उगेगा, सब चीज है। जी, So जी। everybody should be aligned with this thing and be part of this thing by an investor and we treat them as passive farmers. Operations हम Okay. चला लेंगे, हाँ। आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं तो हाँ। आपकी ही तो क्रॉप है। हाँ। This is how we wanted to portray it. जी। ये सारा इंसेप्शन। सो उत्कर्ष, आपसे जानना चाहूंगी कि जो आपका एक विजन है, मिशन है कि हम इंडिया को भारत से जोड़ते हैं, ये क्या है? सो इंडिया को भारत से जोड़ते का ये है कि आज भी जैसे 50% इन्होंने कहा 50 to 60% डायरेक्टली इंडिया एग्रीकल्चर से जुड़े हैं एंड जो अदर 50-60% 30% है दैट इज अर्निंग सिटिंग इन दिस काइंड ऑफ ऑफिसेस, बिग ऑफिसेस, दे आर मेकिंग गुड मनी बट देयर एंसेस्टर्स और समहाउ दे आर कनेक्टेड टू एग्रीकल्चर बट वो मिस हो चुका है, दे हैव मिस्ड, मतलब वो खत्म हो गया एग्रीकल्चर है, अदर दे हैव सोल्ड द लैंड और दे आर नॉट एबल टू मैनेज व्हाटएवर दे हैव, so that's how the money is connected to rural India and that money is transformed through Gropital is one such platform जो retail investors का पैसा लेता है और वो agriculture में इंडिया में लगाता है, so we are connecting those Indians to the Bharat who have lost their who have lost their connection to agriculture, so वहाँ से हम इसे कहते हैं कि we are connecting India to Bharat. जी। So we are not bringing in foreign money, we are using this money only to grow in agriculture. जी। But like आप इंडिया को डिफाइन करते हो ना कि जॉब कल्चर है, सब लोग, आपने लाइन सुनी होगी, बहुत सारे लोग होते हैं गांव में बड़ा मजा आता था, हाँ। दादाजी ये करते थे, हाँ। तो दे आर नॉट नाउ कनेक्टेड विद इट एंड उनको वो अपॉर्चुनिटी अब उनका फैमिली या उनका एंसेस्टर तो दे ही नहीं पा रहा, हमने Yes. सोचा हम बनाते हैं इस चीज को, लेट्स कनेक्ट। Yes, plus we also enable these people to visit our farms, which is actually a pretty exciting for them. Children's coming and seeing the farms for the, because in Gurgaon, Delhi, if you are living in this NCR region, there's farm at least 50 kilometers away, and Bilkul. you don't go there. Yes. You go to somebody else farm, you don't know what to do, how to get there. But we give them access. They come there, they enjoy the farm, they see how the agriculture happens, how they see the food which they are eating, जो खाना खा रहे हैं वो आता कैसे है, वो फार्मर कितनी फार्म्स कैसे डेवलप हो रहे हैं, और हमारे फार्म्स एक्चुअली थोड़े से मॉडर्न फार्म्स हैं, so Okay. वो लगते भी अच्छे हैं. अच्छा, मॉडर्न फार्म्स कैसे, These are थोड़ा एक बताएं। मतलब अच्छे से टेक है उसके ऊपर, आप जा सकते हो कि यू कैन सी द थिंग्स एंड ऑल ओवर, कि आपको डैशबोर्ड्स पे दिख रहा है कि कौन कौन सी क्रॉप किस किस एरिया में लग रही है, Okay, okay. व्हाट काइंड ऑफ इरिगेशन प्रैक्टिसेस यू आर फॉलोइंग, सो ये टेक को जब आप देसी ऑपरेशन से जोड़ते हो, दिस इज आल्सो इंडिया टू भारत, right? इसी टेक के बारे में भी मैं बात करना चाहूंगी, Right. बिकॉज देयर इज वन टर्म एग्रीटेक। Correct. सो ये एग्रीटेक क्या है, अगर आप आसान भाषा में समझाएं, आपका विजन इसकी फील्ड में क्या है, जो डेवलपमेंट्स हैं इस फील्ड में हुए, उनके बारे में भी अगर आप लोगों को बताएं। तो सबसे पहले समझते हैं टेक क्या है। सो वी बिलीव पेन इज आल्सो अ टेक, यस, okay? So tech is something which makes your life easier in some or the other way, बिल्कुल। by a use of a instrument or by a process, that is a tech. अब एग्रीकल्चर में एग्री टेक इज लाइक मल्टीपल थिंग्स, इवन द कैमरा व्हिच वी आर टॉकिंग फ्रॉम Yes. इज आल्सो अ टेक व्हिच कैन Yes, बी it's यूज्ड a इन tech. एग्रीकल्चर। ओह, Okay. Okay. So there are multiple use cases. अगर आप use case समझ जाओगे, हाँ. everything can become a tech opportunity to you in any kind of field. Okay. Agri tech के अंदर कुछ examples दें, तो मतलब सैटेलाइट इमेजरी आपको मिलती है। सैटेलाइट इमेज से आपने मैप्स बनाए, जैसे like we all use Google Maps and Google Earth. तो आप एग्रीकल्चर में उनका यूज कैसे कर सकते हो? सैटेलाइट की इमेजरी से आप ये चेक कर सकते हो व्हाट इज द वेजिटेटिव इंडेक्स ऑफ दैट फील्ड, कहाँ पे ज्यादा ग्रीन रहे, कहाँ पे थोड़ा सा येलोइश है, तो यू कैन फाइंड आउट कि कहाँ पे स्ट्रेस तो नहीं है किसी क्रॉप में। दिस अनदर यूज केस, इट माइट साउंड वेरी फनी एंड वेरी अच्छे से आप समझ पाओगे कि अगर आप किसी ट्रेडिशनल फार्मर को जब आप बोलते हो कि आपने फार्म पे कैमरे लगा लेना, हाँ, तो उसके दिमाग में सबसे पहला थॉट प्रोसेस क्या आएगा, एंड नॉर्मल लोगों के दिमाग में भी आएगा, हाँ कैमरे लगाने से क्या होगा कि मैं घर पे बैठ के 24 घंटे मेरे फार्म्स को देख सकता हूँ। अच्छा, इज इट द राइट यूज केस? नो, 24 घंटे कोई नहीं देख सकता, इवन सिक्योरिटी पीपल भी 24 घंटे नहीं देख पाते हैं। मेरी कॉलोनी में चौकीदार भी जो है ना, वो भी सुबह 4 बजे जागता है। सो सब यूज केस कैसे बनेगा? अब आपको कैमरे की इमेजरी के साथ एआई जोड़ना पड़ेगा, व्हिच कैन फाइंड आउट कि आपके फार्म्स पे कौन-कौन आए। तो हमने उसका यूज केस कैसे किया? हमने एनालिटिक्स जोड़ा कि हमारे फार्म्स पे कितने लोग काम करने आ रहे हैं, तो कृषि वीर बोलते हैं हम इन लोगों को। कृषि वीर, राइट, वाह। तो दे आर वर्किंग फॉर अस। तो कितने लोग आए तो कैमरा उनकी फेस को डिटेक्ट करके अपने आप अटेंडेंस लेता है। Okay. 10 लोग आए तो 10 लोगों की अटेंडेंस मार्क हो जाएगी सॉफ्टवेयर के अंदर। दिस द टेक, अब मेरे को बैठ के नहीं देखना, एंड दिस आल्सो गिव्स मी सर्टेन चेक्स एंड बैलेंसेस कि क्या पता मेरा सुपरवाइजर मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहा। इट माइट हैपन कि हो सकता है कि बुला तो 5 ही लोग रहा हो और मुझे 10 लोग बता रहा हो, राइट? सो दिस इज द वे टेक शुड बी इंटीग्रेटेड विद द बिजनेस मॉड्यूल्स बाय फाइंडिंग द राइट यूज केसेस। दीस आर सर्टेन एग्जांपल्स ऑफ एग्री टेक। और अच्छे थोड़े से टेक्निकल वाली चीजों में देखें हम,
तो आप बोल सकते हो कि ऑटोमेटेड सिस्टम्स भी आ चुके हैं इंडिया के अंदर, Okay. बाहर भी आ चुके हैं, मतलब Okay. सॉइल मॉइस्चर का आप है ना पैरामीटर, मतलब IoT सेंसर्स वगैरह लगा सकते हो, विच विल डिटेक्ट कि सॉइल का मॉइस्चर कम हो गया है, ऑटोमेटिकली बोरिंग स्टार्ट होगा, मिट्टी में पानी जाएगा, उतनी देर तक ही बोरिंग चलेगा या मोटर चलेगी जब तक कि सॉइल उस मॉइस्चर लेवल पे नहीं अटेन कर जाती, दिस ऑटोमेशन। ओह, बट वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड हमारा रोल क्या था ग्रोपिटल में, अब हम यहाँ पे भी थोड़ा सा समझ बिल्कुल। लेते हैं। एग्रीटेक तो ये डेवलप हो चुका, हमने हाँ। यूज केसेस भी फाइंड आउट कर लिए, बट हम किस हद तक ऑटोमेशन या टेक को डिप्लॉय करना चाहिए, कंसीडरिंग द सिनेरियो ऑफ डिफरेंट कंट्रीज एंड डिफरेंट लोकेशंस। हम इंडिया में हैं, देयर इज एम्पल पीपल अवेलेबल हु नोज एग्रीकल्चर, तो हमें क्या चाहिए, हमें बस इतना सा डिटेक्शन करना है कि मॉइस्चर लेवल डिक्रीज हुआ है, देन वी कैन यूज पीपल हु अंडरस्टैंड दिस थिंग, वो मोटर ऑन कर आएगा मुझे नहीं चाहिए ऑटोमेटिक ऑन हो। हाँ। उसका रीजन समझने के लिए आप ऐसे समझिए कि यूएस एज अ कंट्री 2 लोग 1000 एकड़ संभालते हैं, अपने इंडिया के अंदर 20 लोग 12 एकड़ संभालते हैं, दैट्स द डिफरेंस। ओके। तो आप नहीं चाहोगे कि कल को अगर उस टैग के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई तो सबसे पहला डिफरेंस क्या आएगा, आपको सही आदमी नहीं मिलेगा हु विल रेक्टिफाई द मिस्टेक, ही विल नॉट बी एबल, उसको पता ही नहीं होगी ऑटोमेटेड वॉल्स होते क्या हैं, आप लोकल मार्केट में पता नहीं पड़ पाओगे, आपको दिल्ली या बेंगलोर तक जाना पड़ेगा, और आपका गांव बाढ़ में है या आपका गांव सोलापुर है महाराष्ट्र में, अब यहाँ से तो वो आदमी वहाँ पे जाएगा नहीं एक वॉल को ठीक करने के लिए, और जब तक वो वॉल 7 दिन में ठीक होके आएगा तब तक फसल का क्या होगा, नुकसान। राइट, सो दैट्स वेयर द बैलेंस हैज टू बी बिल्ट अप। So it's like bringing technology in any industry. So there's been fintech, edtech. Fintech से कोई बैंक नहीं बंद हुआ, edtech से कोई स्कूल नहीं बंद हुआ, एग्रीकल्चर भी वैसे ही हो रहा है जैसे हो रहा है, इट्स जस्ट एनेबलर। Yes. So fintech में UPI आया, इट्स एनेबलर, बट यू स्टिल डिडक्ट मनी फ्रॉम अ बैंक अकाउंट, वो कहीं और से नहीं होता। एडटेक में बच्चा स्कूल तो जाता ही, आप एडमिशन कराते ही हो, नोबडी आई नो कि वो कह रहा है मैं नर्सरी में एडमिशन नहीं कराऊंगा, मेरा बच्चा बायजूस से पढ़ लेगा, ऐसा नहीं होता। So or any other edtech company. So similarly, farming will happen on the farm and have to be done by people. It's just an enabler. It's a support. Yes, It's a support. It's a support. It's a support. So the only difference was, so you can think अगर आप एग्रीकल्चर को देखो तो 4 पिलर्स हैं, टैग है, ठीक है, सप्लाई चेन है, फार्मिंग है, और आपके प्रोसेसिंग है। हमने फार्मिंग को अपना लिया, टैग इज अ सपोर्ट सिस्टम, प्रोसेसिंग वाले भी लोग हैं, सप्लाई चेन वाले लोग भी हैं। फुल पूरा आपने डिफाइन कर दिया कि आपने क्यों इंजीनियरिंग करी थी। पूरा आपने इंजीनियरिंग जो है इस फील्ड में आपने जो लगा दी है बहुत ही अच्छे तरीके से, जो आपने सपोर्ट किया है। वेल, आपकी वेबसाइट पर मैं देख रही थी कि आपने लिखा था कि जो एग्रो इन्वेस्टमेंट्स हैं आपकी कंपनी के लिए, इनमें फ्री जो है टैक्स फ्री इनकम है। सो ये कैसे पॉसिबल हो रहा है? ये तो हमारे इंडियन नॉर्म्स ने हमें हेल्प एंड सपोर्ट किया है, वी हाँ। जस्ट फाइंड आउट द राइट पॉइंटर देयर। अगर आप लोगों को बता सके इसके बारे में। सो सबसे पहले तो एग्रीकल्चर इनकम इन इटसेल्फ हैज सर्टेन टैक्स बेनिफिट्स। Okay. लॉज और नॉर्म्स अलग हैं, लाइक इफ इट इज लाइक यू आर नॉट हैविंग एनी अदर सोर्सेज ऑफ इनकम तो टैक्स फ्री हो जाते हैं। हमने एक इनोवेटिव मॉडल बनाया, हम जितनी भी फार्मिंग करते हैं हम एक सेपरेट एंटिटी हमने बना के उसके अंदर करते हैं, जिससे उस एंटिटी की इनकम टैक्स फ्री हो जाती है। अच्छा। Now there is another good part which also is being supported by Income Tax Act. वो ये कहता है जब आप पार्टनरशिप फॉर्म या LLPs बना के काम करते हो तो सारे पार्टनर्स को जो प्रॉफिट शेयर डिस्ट्रीब्यूट होता है दैट इज आल्सो टैक्स फ्री इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर्स। ओह, दैट्स अ वेरी गुड नॉर्म बट मोस्ट ऑफ द पीपल आर अनअवेयर ऑफ इट। यस। राइट, क्योंकि LLP कल्चर या अपने इंडिया में बहुत कम फॉलो होता है, प्राइवेट लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड कल्चर ज्यादा चला था क्योंकि वो बहुत पुराना है, LLP बहुत नया है। तो हमने ये मॉडल इसके अंदर बनाया, हम सारे लोगों को हमारे इस LLP के पार्टनर्स बनाते हैं। तो हम 2 लेवल पे टैक्सेशन का बेनिफिट सप्लाई कर देते हैं। LLP के ऊपर टैक्स नहीं लगता बिकॉज़ इट अर्न्स एग्रीकल्चर इनकम, पार्टनर्स को हम प्रॉफिट शेयर देते हैं तो इन टर्न वो बेनिफिट जहाँ पे टैक्स नहीं लगा था वो पास ऑन कर देते हैं, उनको भी टैक्स नहीं लगता। दिस इज हाउ द थिंग्स हैव बीन डन। यस। सो अब मैं जानना चाहूँगी कि जो आप कहते हैं ना कृषिवीर जो आपने नाम दिया है, बाकी कृषिवीर कैसे जुड़ सकते हैं आपके इस फॉर्म के साथ, आपके ग्रुपिटल के साथ, कैसे प्रॉफिट्स बना सकते हैं? सो प्लीज़ अगर आप लोगों को बताएं। सो हम अगर इसकी बात करें तो पहले हम समझते हैं कि इनको स्ट्रगल कहाँ पे होता है। सबसे पहले स्ट्रगल होता है कि सबसे अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टैग। अगर हम टैग की बात करें तो दे डोंट नो नॉट ओनली टैग प्लस ऑल्सो जो मार्केट में सबसे नई चीजें या नए एडवांसमेंट्स आ रहे हैं एग्रीकल्चर के अंदर, दे आर अनअवेयर ऑफ इट। Exactly. दूसरी चीजें अंडरस्टैंडिंग का गैप है। जैसे मैं बहुत देसी भाषा में बात करें तो आप एक किसी दूर दराज या रिमोट विलेज के अंदर आप जाएंगे और आप उनको बोलते हैं कि मैं ड्रोन बेस्ड मैं ना कॉन्टूर मैपिंग करा लो अपने फार्म की, वो तो समझ ही नहीं पाएंगे। क्वेश्चन ये है ड्रोन क्या होता है भाई साहब? हाँ, और ये जो आपने हेवी टर्म भी कॉन्टूर क्या है? हाँ, बिल्कुल समझ में नहीं आया। यस। फिर उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट जैसे आप देते हो इसके मैं आपसे इतने पैसे और लूंगा, वो बोले बाहर निकलो मेरे काम से, राइट, बिकॉज़ ही डजंट अंडरस्टैंड एंड वी आर आस्किंग मनी फॉर दैट। यस। सो सबसे पहले उस गैप को दूर करने के लिए हम उनके बीच में एक लेयर बनते हैं। सेकंड,
स्ट्रगल कहाँ होता है, वेदर और मार्केट प्राइसेस, जो एक दो ऐसी चीज है जो पूरी दुनिया में एग्रीकल्चर में कोई कंट्रोल नहीं कर सका। यस, ये ठीक बात तो है, ये है। किसी के हाथ में नहीं है। हाँ। तो फार्मर्स, और अगर वो स्मॉल फार्मर है या वो जो कृषि वीर है हमारा, वो इस चीजों को वो नहीं कंट्रोल कर सकता, बड़े बड़े फार्मर नहीं कर सकते, तो वो तो बिल्कुल ही हेल्पलेस है उस चीज है। तो हु विल गिव अ सपोर्ट सिस्टम टू इट। आपने इंश्योरेंस के नॉर्म्स और ये सब चीज बना रखी है, बट वो वहाँ पर भी स्ट्रगल कर जाते हैं। किसी क्रॉप पे अलग होता है, कोई नोटिफाइड क्रॉप किसी एरिया में है, तो वो बहुत बहुत सिस्टम अलग अनऑर्गेनाइज तरीके से चल रहा है उनके लेवल पे जी। तो हम वहाँ पर भी एक लेयर बनते हैं। तो वेदर और मार्केट प्राइसेस के जो उनको स्ट्रगल हो रहा था उसके बीच में भी हम आते हैं। अब आते हैं वो हमसे जुड़ के क्या बेनिफिट पाते हैं। अगर वो हमसे जुड़ते हैं या हम जब उनके साथ मिलके काम करते हैं, तो वी ट्रीट देम एज अ पार्टनर which gets a fixed income plus a variable pay as well। अब वेदर खराब हो चाहे नहीं हो, हम उनको बकायदा एक फिक्स इनकम देंगे ही देंगे। ओके। प्लस साथ ही साथ ये टेक का सपोर्ट भी देंगे, क्योंकि वो IoT वो नहीं समझ रहा था, ड्रोन्स वो नहीं समझ रहा था, सेंसर्स वो नहीं समझ रहा था, हम उनके फार्म पे उनका डिप्लॉयमेंट भी करेंगे। प्लस अगर उसने एक मोर देन इनफ, जैसे उसने बोला कि मैं 20 टन की यील्ड ला दूंगा, या उसने नहीं बोला, हमने बोला इतनी तो आ जाएगी, और इससे ऊपर लाते हो अगर आपने अच्छी मेहनत करी तो यू विल गेट अ वेरिएबल पे आल्सो। जैसे अपना कॉर्पोरेट कल्चर में नहीं चलता परफॉर्मेंस बेसिस, परफॉर्मेंस अप्रेजल्स, राइट? सो दिस इज हाउ वी ट्रीट देम, एंड उससे उनको भी बेनिफिट है। यू कैन सी एज अ जनरेशन पीपल हैव डिनाउंस्ड फार्मिंग, कोई करना ही नहीं चाहता था, दे ऑल वांटेड अ कॉर्पोरेट जॉब। तो हमने बोला आप इसको कॉर्पोरेट जॉब जैसा ट्रीट करो। ओके। और हम ये क्यों कर पा रहे हैं? बिकॉज ऑफ द डाइवर्सिफाइड एग्रीकल्चर। अगर सपोज उस फील्ड के ऊपर कोई खराबी भी आ जाती है, या फिर लेट्स से कि कॉर्पोरेट एग्जांपल लेते हैं कि सपोज कोई सेल्स वाला पर्सन अपना टारगेट पूरा नहीं कर पाया, तो क्या उसकी सैलरी नहीं मिलेगी? मिलेगी ना उस महीने की। तो उसकी क्या गलती थी? उसकी क्या गलती थी? वेदर खराब हो गया तो उसकी क्या गलती थी कि मार्केट प्राइसेस नहीं मिली, तो उसको ये तो पैसा प्रॉफिट मिलना ही चाहिए प्रॉफिट ना। है। तो पैसा मिलना चाहिए, और हम क्यों कर पाते हैं? लेट्स से कि हमारा बिजोलिया या कोटा के पास में फार्म में सोयाबीन खराब हो गया, तो कोई बात नहीं, हमारे पास नागपुर के पास से ऑरेंजेस आ सकते हैं, वहां से भी तो पैसा बन रहा है, या असम से चाय भी तो आ सकती है। सो मतलब कोई स्पेसिफाइड क्रॉप नहीं है, हर चीज हर चीज है। अच्छा स्टेटमेंट ऐसा है, आपने या पूरे लाइफ टाइम में आपने, हमने या किसी ने भी ये नहीं सुना कि पूरे इंडिया का एग्रीकल्चर एक साथ फेल हो गया, या लेट्स से पूरे ग्लोबल एग्रीकल्चर एक साथ फेल हो गया। देयर वर लाइक फ्लडिंग इन केरला, क्या इसका मतलब क्या हमें खाना नहीं मिल रहा था? या केरलाइट्स को भी मिल रहा था कि नहीं मिल रहा था? उनको भी मिल रहा था। फ्लड केरला में आया, केरला का एग्रीकल्चर खराब हुआ होगा उस टाइम पीरियड में, लेकिन दूसरे स्टेट्स का नहीं हुआ था, उग रहा था। सो हम इस चीज को ही डाइवर्सिफाइड, मतलब इट इज यू कैन ट्रीट इट एज अ म्यूचुअल फंड ऑफ एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट्स, कि एक जगह पे एग्रीकल्चर अच्छा चल रहा है, दूसरे पे नहीं चल रहा, और ओनली दो पैरामीटर हैं जो वेरिएबल्स हैं, वेदर और मार्केट प्राइसेस। एग्रोनॉमी तो हर जगह कॉमन रहेगी। आप रशिया जाके भी ब्रेड खा लोगे या इंडिया में भी ब्रेड खा लोगे, ठीक है, बस आप उस अपने हिसाब को अपनी चीजों को ढाल लोगे। वहाँ पे ठंड ज्यादा है तो यू विल वियर विंटर वेयर्स, यहाँ पे अलग तरीके, तो वही हम क्रॉप्स के साथ करते हैं कि पानी मुझे 10 लीटर ही देना है, बंगाल में जाऊंगा तो मैं फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटर कम कर दूंगा, राजस्थान में ज्यादा दूंगा, देना 10 लीटर ही। हाउ ये पूरा डाइवर्सिफाइड सिस्टम बनाया। फार्मर्स जो कृषि वीर हैं उनको हमने सिक्योर कर दिया कि आपको पैसे पक्का मिलेंगे ही मिलेंगे अगर आप हमारे साथ जुड़ते हो। साथ ही साथ टैग और नए एडवांसमेंट का बेनिफिट मिलेगा, अच्छे बीज, अच्छा टैग, अच्छा रिसोर्सेज और अच्छा एग्रोनॉमी, क्योंकि इंडिया के अंदर एग्रोनॉमी बहुत अच्छा बना हुआ है। एक और बेनिफिट है मार्केट लिंकेजेस का। सो समबडी सिटिंग इन उड़ीसा, उड़ीसा में या फार ऑफ फ्रॉम दिल्ली और सेंट्रल सिटी से, वो मार्केट नहीं टैप कर पाते हैं जहाँ पे प्राइसेस अच्छे मिल रहे होते हैं। सो इफ अगर कोई कानपुर में बैठा है तो वो या तो लखनऊ जाता है या आगरा जाता है, वो कभी दिल्ली आने की नहीं सोचता है अपना प्रोड्यूस बेचने के लिए, बिकॉज वी आर अगेन प्रेजेंट अक्रॉस इंडिया, तो हम उनको एक अच्छे प्राइसेस दिल्ली में बैठ के दिलवा देते हैं। सो अपार्ट फ्रॉम दिस कृषि वीर को मार्केट लिंकेजेस मिलते हैं जिससे उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है। सो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीबॉडी, फॉर अस आल्सो और फॉर हिम आल्सो। सो सिक्योरिटी मिल गई, मार्केट मिल गया, और पैसे की इंश्योरिटी मिल गई। जी, बट जैसे आपने म्यूचुअल फंड का आपने नाम लिया, तो म्यूचुअल फंड में एक डिस्क्लेमर भी होता है रिस्क का। सो आपसे जानना चाहूँगी अगर आप रिस्क इन्वॉल्व भी लोगों को बताएं, उनको इसके बारे में भी अवेयरनेस दें। रिस्क भी उन्हीं दो चीजों का है, वेदर और मार्केट प्राइसेस का, लेकिन दैट वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस डिफरेंट ज्योग्राफीज। तो हम अपने आप को अभी भी सेफ फील करते हैं। क्यों फील करते हैं? म्यूचुअल फंड्स के अंदर फिर भी फेलियर के चांसेस होते हैं, कोई ना कोई म्यूचुअल फंड कभी ना कभी बंद हुआ होगा। नहीं, एग्रीकल्चर इतना पुराना है, जो इंडस्ट्री 10,000 साल से चल रही है, जिसके ऊपर पूरा का पूरा ह्यूमन रेस डिपेंड कर रहा है, तो वो कैसे फेल होगी? मैक्रो सिनेरियो में तो फेल नहीं हो सकता, प्रोजेक्ट लेवल पे फेल होगा। एंड गुड पार्ट अबाउट दिस म्यूचुअल फंड इज, ये जितना बड़ा होगा ना उतना ज्यादा रिस्क कम हो जाएगा। अरे वाह। सो अच्छा, आपने कृषि वीर की बात करी कि भाई इससे कृषि वीर तो जुड़ सकते हैं, क्या कोई कृषि वीर ना हो, कोई कॉमन मैन वो भी जुड़ सकता है? क्या ऐसा कुछ है? इन्वेस्टमेंट्स के साथ। ओह वाओ, पैसिव फार्मिंग। बिल्कुल वो भी बिल्कुल। जुड़ सकता है। किसी के पास लैंड है,
who wants to give land for farming, but किसको देना है, उसके क्या गारंटी है, तो हम फिक्स लीज भी प्रोवाइड करते हैं and we do the farming on it. So somebody who लैंड ओनरशिप है बट कुछ नहीं करना चाहते हैं, अभी तक नहीं करना, या अब खुद से कुछ करना चाहते हैं, तो भी हम उनके साथ जुड़ के एनीथिंग रिलेटेड टू फार्मिंग, अगर कोई कुछ करना चाहता है तो हमसे संपर्क करें, कुछ ना कुछ तो हम बना। हाँ, मतलब उसके लिए ज़रूरी नहीं कि वो कृषिवीर हो, कर सकते हैं। चलिए, ये तो बहुत ही बेहतरीन बात। आपसे ये भी जानना चाहूँगी, बहुत सारे लोग जो आजकल स्टार्टअप्स की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं या रख चुके हैं ऑलरेडी, बट अनफॉर्चुनेटली हर कोई सक्सेसफुल नहीं हो पाता, कुछ लोग ही हो पाते हैं। सो आफ्टर बिकमिंग सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स, मैं ये कहना चाहूँगी आपसे और जानना चाहूँगी, व्हाट पीस ऑफ एडवाइस वुड यू लाइक टू गिव टू ऑल दोज पीपल जो स्टार्टअप की दुनिया में खुद को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, आप दोनों से? पहली स्टेज तो ऐसा है कि कोई भी जब नया स्टार्टअप शुरू करता है ना, तो ही इज ऑलरेडी सक्सेसफुल। अच्छा। फिर आते हैं सेकंड स्टेज पे, द विजन अलाइनमेंट ऑफ एवरी स्टार्टअप इज डिफरेंट, बट मेरा एडवाइस ये रहेगा कि इफ दे ओनली फोकस ऑन वन गोल, दैट इज प्रॉफिट। प्रॉफिट है और कैश फ्लोज हैं, देन एनी स्टार्टअप वुड बिकम सक्सेसफुल। अगर वो इधर उधर डेविएट हो गया, देन ओनली इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम इन एनी बिजनेस। अगर आप ग्रोथ के पीछे भागे और आपने इतनी ज्यादा ग्रोथ कर ली और एक्सपेंसेस ज्यादा कर लिए कि प्रॉफिट्स आ ही नहीं पा रहे हैं, फ्यूचर प्रॉफिट्स नाम का तो मेरा पर्सनल थॉट है, फ्यूचर प्रॉफिट्स। हाँ, इसलिए दोनों के पर्सनल ओपिनियन ही लूंगी मैं। मेरा पर्सनल थॉट ये, फ्यूचर प्रॉफिट्स इज अ मिथ, जो हाथ में है वही है। अच्छा, आप सामने ही बना सकते हो जो कुछ है। आप नहीं बोल सकते कि 5 साल बाद प्रॉफिट होगा, तो 5 साल तक क्या करोगे? हाँ, ऑब्वियसली। उत्कर्ष, आपसे। So first step which he mentioned कि अगर आप एंटरप्रेन्योर हो तो that's a first success, क्योंकि वो स्टेप लेना बहुत बड़ा बोल्ड स्टेप है वो। हाँ, तो वो बहुत बड़ा बोल्ड स्टेप है। उसके साथ आप जब भी आप पहली बार कोई, मतलब आपने जब स्टेप लिया, आपके पास 2 साल का पूरा प्लान होना चाहिए। हाउ विल यू मेक मनी, हाउ विल यू एक्सपेंस, क्योंकि शुरू में एक्सपेंस बहुत ज़्यादा होता है। लोग क्या करते हैं, 3 महीने का 6 महीने का प्लान रखते हैं, बैकअप रखते हैं कि मेरी सैलरी आती रहेगी, लोन ले लिया, लोन ले लूँगा, उससे कर लूँगा, और फिर वो इसीलिए दैट्स द, कहते भी हैं कि 2 ईयर इज द मैक्सिमम टेन्योर जहाँ पे सारे स्टार्टअप्स बंद हो जाते हैं। अच्छा, तो हमारा भी 2 साल के अंदर ही बंद हुआ था हमारा फर्स्ट स्टार्टअप। तो वहाँ से हमने, बट कोई बात नहीं, कोई भी चीज सक्सेस तक पहुंचने के लिए भाई फेलियर्स भी देखने पड़ते हैं। सो देयर आर मल्टीपल स्टेजेस कि आपका हो सकता है, हर किसी का पहला स्टार्टअप फेलियर है, बड़े बड़े लोगों का भी हुआ है, पहला स्टार्टअप फेल हुआ है, हमारा भी हुआ है, तो घबराने की बात नहीं है। बट अगर आप 2 साल की प्लानिंग कर सकते हो, दैट्स द बेस्ट वे सिनेरियो। एंड प्लस प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में, और वो 2 साल में आ जाती है। देखिए, पहले महीने में नहीं आती, ही इज बीइंग टू हार्श, ऐसा नहीं है कि पहले महीने में प्रॉफिटेबिलिटी किसी की नहीं आती है, चाहे आप कोई भी बिजनेस करें, आप ये चैनल भी खोलेंगे तो भी नहीं आएगी, यूट्यूब वाले पे भी नहीं आती, किसी को नहीं आती। लेकिन अगर आपके पास 2 साल का प्लान है और 2 साल में यू रियलाइज कि हाँ मेरा प्रॉफिटेबल हो गया, तो गुड है, ऑब्वियसली यू विल सर्वाइव। लेकिन 2 साल में नहीं हो रहा है और फिर 5 साल में आ जाएगी, तो वो वाले फ्यूचर प्रॉफिट्स, व्हाट ही इज सेइंग इज, वो उस पर मत करो, फिर उसको खत्म करो या रीइवैल्यूएट करो कि क्या करना है। लोग आजकल क्या कर रहे हैं, 2 साल तो हो गया, अब प्रॉफिटेबिलिटी आई नहीं, लेकिन फंड कहीं ना कहीं से आ ही जाता है। अच्छा, फंडिंग मार्केट भी अपनी अलग दिशा में चल रही है, और फिर सोचते हैं और पैसा लगाएंगे, और फिर 5 साल बाद सोचते हैं 10वें साल में प्रॉफिटेबिलिटी। सो इस वी डोंट एग्री इन दिस। हाँ, वो इस साइकिल में मत फंसो। 2 साल का प्लान इज ओके। कैसा हो गया, वी नीड टू ग्लोरीफाई द राइट टर्म्स। ओके, हम पूछते हैं बर्निंग कितनी है, तो बर्निंग शुड नॉट बी द ग्लोरीफाइड टर्म्स। इट इज नॉट अ थिंग टू लाइक, आपको ईगो बूस्ट नहीं है कि मेरी ज्यादा बर्निंग हो रही तो मैं बड़ा स्टार्टअप हूं, राइट? वी शुड नॉट ग्लोरीफाई द टर्म रनवे क्या है। यू शुड ऑलवेज थिंक कि रनवे से पहले आपको घूमना भी है। रनवे खत्म क्यों है? बड़े बड़े टर्म्स तक पहुंचने से पहले राइट। सो दूसरा पॉइंट, एक मतलब हमारे स्टार्टअप कल्चर में, स्पेशली इन इंडिया, बाहर ऐसा नहीं है, जबकि जिनसे हम इंस्पायर होते हैं, बट उन्होंने एक बात हमसे, पता नहीं लोग पढ़े नहीं या छुप गई कैसे भी, कि हमारे यहाँ ये इन्वेस्टमेंट्स रेज करना, वीसी फंड रेज करना इज अ सक्सेस मेट्रिक। इट इज नॉट अ सक्सेस मेट्रिक। मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप्स आर ग्लोरीफाइड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ कि हमने फंड रेज कर लिया, एंड एवरीबडी, वहाँ पे सब लोग काम करना चाहते हैं, उनके प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शार्क टैंक पे कोई आ जाता है, उनको फंडिंग मिल जाती है, कहते हैं अब ये सक्सेस हो गए। लेकिन ऐसा नहीं होता। आपको वहाँ पे जो वो तो शुरुआत है, उसके बाद आपको प्रॉफिटेबिलिटी लानी है। एट द कोर इन्वेस्टर भी आपसे यही बोलेगा प्रॉफिटेबिलिटी कहाँ है, बिकॉज हाउ विल ही मेक मनी, हाउ विल यू मेक मनी। सो एवरीबडी इज डूइंग दैट, तब और प्रेशर बढ़ जाता है। प्रेशर, हां, तो बिकॉज़ नाउ द इन्वेस्टर्स आर आल्सो पार्ट ऑफ दैट रिस्क, तो वो प्रेशर बढ़ेगा। So this should not be the success metric. Success metric आपकी growth plus with profitability is the best scenario. लेकिन लोग growth plus burning में, which he mentioned, वहाँ पे लोग फोकस करते हैं, and eventually वो फिर एक ना एक दिन तो ड्राई आउट हो जाओगे ना, अगर प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है तो।
आप विजन ही गलत लेकर चल रहे हो। एग्जैक्टली, सो थैंक यू सो मच ऋतुराज एंड उत्कर्ष। मैं चाहूंगी आखिर में अगर आपको कुछ लगता है कि कोई चीज़ कुछ सवालों में अगर आपकी कोई बात मिस हो गई हो, सो आप वो प्लीज़ लोगों को बता सकते हैं आखिर में। मिस तो कुछ नहीं हुआ, बट वी वांट दैट एवरीबॉडी शुड बी अलाइन्ड एंड वी हैव अ विजन। बहुत सिंपल सा है कि वी वांट टू मेक दिस देश का कल्चर एग्रीकल्चर, दैट्स व्हाट वी वांट टू बिल्ड अप। बिल्कुल। वंस अगेन थैंक यू सो मच ऋतुराज शर्मा एंड उत्कर्ष श्रीवास्तव फॉर जॉइनिंग दिस पॉडकास्ट और हमारे साथ अपनी नॉलेज को शेयर करने के लिए और बताने के लिए कि एग्रीटेक हमारे देश के लिए कितना बड़ा एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर हैविंग अस।